हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस पार्ट की स्टार्टिंग में ये दोनों ही कल रात को याद करते करते पछता रहे होते हैं कि कैसे मैं उसको किस करने की सोच भी सकता हूँ या सोच भी सकती हूँ। कल रात की वजह से ये दोनों ही एक दूसरे को अवॉइड करना चाहते थे, मगर ऐसा कर नहीं पाते हैं क्योंकि एक ही टाइम पे ये दोनों ही अपने अपने ऑफिस की तरफ निकलते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी और यूरिम दोनों ही एक ही वक्त पे ऑफिस में एंट्री लेते हैं। कांग चेरी के शो की मेन लीड आज अपने साथ कांग चेरी के लिए गंदा पानी भी लेके आई होती है, जो कि वो कांग चेरी के ऊपर फेंकने ही वाली होती है। ये सब सॉन्ग वो भी सामने से खड़े हुए देख लेता है और वो नोटिस करता है कि कांग चेरी के बगल में ही यूरिम भी खड़ी होती है। तो सॉन्ग देखता है कि यूरिम के ऊपर भी ये गंदा पानी आ सकता है, तो सॉन्ग भागते हुए अपना छाता यूरिम के आगे कर देता है। छाता यूरिम के आगे होता है तो कोई भी गंदे पानी का छींटा यूरिम के ऊपर नहीं आता है, बल्कि सारा गंदा पानी कांग चेरी के मुंह पर पहुंच जाता है। कांग चेरी को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो मेन लीड के बाल खींचना शुरू कर देती है। यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत खतरनाक वाली हाथापाई भी हो जाती है और सब लोग ये सब शो देख रहे होते हैं। यहाँ पर डायरेक्टर भी कांग चेरी के करतूत देख रहा होता है। यूरिम सॉन्गवू को थैंक यू बोलती है। यहाँ पर सॉन्गवू उसे बोलता है, मेरी मॉम ने लास्ट मोमेंट में ये छाता ले जाने के लिए बोला था, इसलिए मैं छाता लाया था, नहीं तो मैं छाता लाता भी नहीं। अच्छा हुआ मैं छाता ले आया। इसीलिए बोलते हैं ज्यादातर अपने से बड़े लोगों की बात सुननी चाहिए। यहाँ पर कांग चेरी सब जगह तमाशा कर रही होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन जब अपने ऑफिस पहुंचा होता है तो उसका पीछा कोई कर रहा होता है। ये सब पाक जेहुन का एहसास होता है, मगर वो इन सब चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले पल हमें दिखाते हैं डायरेक्टर यूरिम को अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं तुम्हें अब से कांग चेरी के साथ काम करना होगा। यहाँ पर यूरिम उनको साफ साफ मना कर देती है। कांग चेरी एक बहुत फेमस शो पर काम कर रही होती है जिसका नाम किंगडम्स ऑफ लव होता है। कांग चेरी को एलर्जी हो गई होती है उस गंदे पानी की वजह से, इसलिए वो पाक जेहुन के पास पहुंचते हैं। यहाँ पर वो अपना ट्रीटमेंट करवा ही रही होती है। डायरेक्टर यूरिम को बहुत ज्यादा कन्विंस करता है और उसको बोलता है तुम्हें तो पता ही है कांग चेरी को कोई रोकने वाला होना चाहिए। ये काम मुझे लगता है तुमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि कांग चेरी को ब्रेक लगाने का काम तुम सिखाओ। यूरिम डायरेक्टर के सामने एक शर्त रख देती है कि अगर मैं कांग चेरी के साथ काम करूंगी तो मेरे और टीम मेंबर्स भी कांग चेरी के साथ काम करेंगे। यहाँ पर डायरेक्टर भी उसकी सारी बात मान जाता है और बोलता है तुम सारी मेंबर्स को लेकर कांग चेरी के साथ काम कर सकती हो। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी के नाक में एक फ्रैक्चर भी आ चुका होता है उसकी हाथापाई करते टाइम। यहाँ पर कांग चेरी पाक जेहुन से बहुत ज्यादा कन्विंस हो चुकी होती है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलती है अगर तुम चाहो तो तुम मेरे शो में काम कर सकते हो। पाक जेहुन उसको साफ साफ मना कर देता है। अगले पल हमें दिखाते हैं कांग चेरी जब ऑफिस में पहुंची होती है तो यूरिम और कांग चेरी का आपस में आमना सामना हो जाता है। यहाँ पर कांग चेरी यूरिम के ऊपर कमेंट करना शुरू कर देती है। वो बोलती है मुझे पता चला कि तुम अब से मेरे साथ काम करोगी। यूरिम को कमेंट करते हुए कांग चेरी बोलती है तुम एक काम कर सकती हो, तुम मेरे शो की फील्ड वर्क संभाल सकती हो। यहाँ पर यूरिम को भी गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए बोला है तो मैं तुम्हारे ऑफिस में बैठ के काम करूंगी। कांग चेरी यूरिम को बोलती है तुम्हें लगता है मैं ऐसा होने दूंगी? इतना बोलते ही कांग चेरी वहां से चली जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम ने सारे स्टाफ मेंबर्स के साथ एक पार्टी रखी होती है।
पार्टी में सब लोग कांगचेरी का कोल्ड बिहेवियर के ऊपर ही बात कर रहे होते हैं। वो बोल रहे होते हैं, यूरिम तुम्हें उसके साथ काम करने की ज़रूरत नहीं है। यूरिम उन लोगों को समझाते हुए बोलती है, हम लोगों के पास और कोई चॉइस भी नहीं थी। डायरेक्टर ने हमें बोला है अगर हम अच्छे से काम करेंगे तो इन फ्यूचर हम लोग अपना एक शो बना सकते हैं। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम थकी हारी जब अपने घर पहुंची होती है, तब उसकी मॉम कॉल करके बताती है कि उसके फादर की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई है और वो लोग हॉस्पिटल की तरफ ही निकल रहे हैं। इतना सुनते ही यूरिम तुरंत से हॉस्पिटल की तरफ निकलने के लिए तैयार हो जाती है। वो जाते जाते रास्ते में बार बार पाक जेहुन को कॉल कर रही होती है। पाक जेहुन एक क्लाइंट के साथ बिजी होता है, इसलिए वो उसका फोन नहीं देख रहा होता है। यूरिम जैसे ही गेट के बाहर आती है, वो नोटिस करती है इनवू बाहर ही खड़ा है। यहाँ पर इनवू यूरिम से पूछने की कोशिश करता है कि तुम इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो। यहाँ पर वो अपने पापा की पूरी कंडीशन बताते हुए बोलती है, मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रही हूँ। यहाँ पर इनवू उसको हेल्प ऑफर करता है। यूरिम इनवू की हेल्प लेना तो नहीं चाहती थी, मगर इनवू जबरदस्ती उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे हॉस्पिटल की तरफ ले जाना शुरू कर देता है। यूरिम कार में बैठ के अपनी मॉम को फोन करती है और बोलती है उनको कि टेंशन ना ले। वो अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन जब अपने क्लाइंट से फ्री होता है, तब वो अपना मोबाइल चेक करता है और इतनी सारी मिस कॉल्स देखकर वो कॉल बैक करने की कोशिश करता है। यहाँ पर यूरिम अब फोन नहीं उठा रही होती है क्योंकि वो हॉस्पिटल पहुंच गई होती है। यूरिम अपनी मॉम के पास पहुंचती है और अपने फादर की कंडीशन जानने की कोशिश करती है। यहाँ पर उसकी मॉम बताती है उसके फादर की एक माइन्यूट सी सर्जरी होने वाली है। थोड़ी देर बाद दिखाते हैं उनकी जो सर्जरी होती है वो सक्सेसफुल होती है और उनको अपने रूम में ट्रांसफ़र कर दिया गया होता है। यहाँ पर उसके फादर पूछने की कोशिश करते हैं कि तुम क्यों चली आई यहाँ पर। यूरिम अपने फादर को बोलती है, आप इतने ज़्यादा बीमार थे तो मैं कैसे नहीं आती। यहाँ पर बातों बातों में इनवू का टॉपिक भी स्टार्ट हो जाता है। उसकी मॉम बोलती है कि तुमको लेकर इनवू क्यों आया है। यहाँ पर यूरिम उनको रिप्लाई करते हुए बोलती है, इनवू एक्चुअली मेरे घर के बाहर ही मिल गया था, इसलिए वो मेरे साथ ही चला आया। यहाँ पर जब वो इनवू के पास आती है तो इनवू को बोलती है, अब तुम जा सकते हो, मेरे डैडी अब सही हैं। यूरिम की मॉम भी बाहर आती है और यूरिम को भी उसके साथ जाने के लिए बोलती है क्योंकि कल भी उसका काम होता है। यहाँ पर यूरिम भी अपनी मॉम की बात को मानती है और दोबारा इनवू के साथ वापस आ जाती है। कार में इनवू यूरिम को बताने की कोशिश करता है कि पिछले बार जब वो छोड़ के चला गया था वो दोबारा भी वहाँ पर आया था, मगर यूरिम उस जगह पे नहीं मिली थी। इनवू यूरिम को बताता है कि उसने उसको ढूंढने की भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, मगर अचानक से यूरिम वहाँ से गायब भी हो गई थी, तो वो उसको ढूंढ नहीं पाया था। इनवू यूरिम को बातों बातों में बोलता है, इसीलिए मुझे हाईवेज पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पर यू टर्न नहीं होता है और आप जल्दी से जल्दी अपने चाहने वाले के पास नहीं पहुँच पाते हो। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन घर पहुंचा होता है, तब वो नोटिस करता है कि इनवू की कार से यूरिम उतर रही है। वो नोटिस करता है कि ये 1 बजे इनवू की कार से क्यों उतर रही है। यहाँ पर इनवू यूरिम से बोलता है, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या मैं तुम्हारे घर में कुछ खा सकता हूँ। अपना दिया हुआ फ्लावर पॉट में इतने सुंदर सुंदर फूल्स देखकर इनवू बोलता है कि ये फ्लावर पॉट अभी भी तुम्हारे पास है। यूरिम बोलती है, हाँ मैं इसको इतना ज़्यादा पानी भी नहीं देती हूँ, फिर भी देखो कितने अच्छे अच्छे फूल आ रहे हैं यहाँ पर। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है क्योंकि उसे पूरी रात नींद ही नहीं आ रही होती है। वो यही सोच सोच के परेशान हो रहा होता है कि क्यों यूरिम इतनी रात में इनवू को अपने घर लाई है। पाक जेहुन इन दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर देता है। वो बहुत जोर जोर से बर्तन बजाना शुरू कर देता है, वैक्यूम क्लीनर ओपन कर देता है और सफाई करना शुरू कर देता है।
यूरिम पाक जेहुन की ये सारी हरकतें समझ रही होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम इनवू को घर के बाहर छोड़ने आई होती है। यहाँ पर इनवू उसको दोबारा इनवाइट करता है कहीं और जाकर डिनर करने के लिए। यूरिम भी इनवू को हाँ कर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है पाक जेहुन के ऊपर, तो वो ऊपर आकर पाक जेहुन का नाम बहुत जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पर पाक जेहुन बहुत जोर से गाने बजा बजा कर डांस कर रहा होता है। पाक जेहुन को यूरिम डांटते हुए बोलती है, ये सब तुम जानबूझकर कर रहे हो इसलिए क्योंकि इनवू यहाँ आया था। यहाँ पर पाक जेहुन बोलता है, मुझे तो पता ही नहीं था इनवू यहाँ पर आया है। पाक जेहुन को सारी बातें बताते हुए बोलती है, इनवू यहाँ क्यों आया था, मेरे डैडी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसलिए वो हॉस्पिटल लेके गया था मुझे। यहाँ पर ये सारी बातें जानकर पाक जेहुन को बहुत ज़्यादा अफसोस होने लगता है क्योंकि जब यूरिम उसे कॉल कर रही थी तब वो अपना फ़ोन नहीं उठा पा रहा था। यहाँ पर वो यूरिम से सॉरी बोलता है और बोलता है आइंदा कभी भी तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ मुझे कॉल ज़रूर से करना। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन सनबाथ ले रहा होता है और अपना क्वालिटी टाइम अपने साथ एंजॉय कर रहा होता है। वहीं पर उसकी ब्लाइंड डेट उसे मैसेज करके पूछती है, तुम क्या कर रहे हो। अगले तरफ हमें दिखाते हैं यूरिम और कांगचेरी का जो न्यू एपिसोड आने वाला होता है। ये दोनों उसकी एपिसोड की तैयारी करना शुरू कर देते हैं और लोगों के ऑडिशन लेना शुरू कर देते हैं। कांगचेरी ज़्यादातर लड़कों की फिजिक और उसकी पर्सनालिटी पे ज़्यादा गौर करती थी। वहीं पर हमें दिखाते हैं कि यूरिम लड़कों की पर्सनालिटी नहीं बल्कि उसके बात करने के तरीके पे ज़्यादा बिलीव करती थी। और लास्ट में हमें दिखाते हैं एक मोटी लड़की ये ऑडिशन देने आती है तो उस पर कांगचेरी बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं करती है। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सनबाथ ले चुका होता है तो उसकी कमर बिल्कुल लाल हो चुकी होती है। ऑडिशन जब पूरे हो गए होते हैं तब वो लास्ट वाली फैटी वाली लड़की जो होती है उसके फेवर में होती है यूरिम, और वो कांगचेरी को बार बार बोल रही होती है कि उसको हमारे शो पर जरूर से रखना चाहिए। कांगचेरी यूरिम को बोलती है, अगर मेरे शो की रेटिंग जरा सी भी नीचे गई तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लोगी। यहाँ पर यूरिम भी हामी भर देती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम के मॉम डैड यूरिम का भेजा हुआ खाने को देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खा रहे होते हैं। यूरिम के मॉम डैड उसे बोलते हैं कि तुमने जो खाना भेजा है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर यूरिम उनको बताती है कि उसने कोई भी खाना उन लोगों के लिए ऑर्डर नहीं किया है। यूरिम को फिर समझ में आ जाता है ये खाना और किसी ने नहीं बल्कि इनवू ने ही ऑर्डर किया होगा। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन की कमर बहुत ज़्यादा लाल हो गई होती है इसलिए वो यूरिम को कॉल करके बोलता है आते वक्त 2 पोटैटो जरूर से लेते आना। यूरिम पाक जेहुन के लिए पोटैटोज ले आई होती है। यहाँ पर पाक जेहुन यूरिम से हेल्प मांगता है इन पोटैटोज के स्लाइस उसकी कमर पे रखने को। यूरिम पाक जेहुन की हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। वो स्लाइस पाक जेहुन के कमर पे रख रही होती है। यहाँ पर पाक जेहुन उसके डैडी के बारे में पूछता है कि उनकी तबीयत अब कैसी है। पाक जेहुन ये भी बताता है कि उसने उसकी मॉम को कॉल करके सारी हालचाल पूछ ली थी और डॉक्टर से भी बात की थी। अगले पल हमें दिखाते हैं इनवू के बारे में सारी बातें डिटेल में यूरिम अपनी रेस्टोरेंट वाली फ्रेंड को बता रही होती है। अगले पल हमें दिखाते हैं उसकी रेस्टोरेंट वाली फ्रेंड अपने हस्बैंड को कॉल करके बोलती है तुम पाक जेहुन को डिनर पे इनवाइट करो और जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे ही करना। उसका हस्बैंड भी वही करता है जो उसकी वाइफ ने करने के लिए बोला होता है। यहाँ पर वो पाक जेहुन को इनवाइट करता है अपने साथ डिनर पर। इनवाइट करने के बाद पाक जेहुन को बातों बातों में वो बोलने की कोशिश करता है, तुम्हें पता है यूरिम और इनवू दोबारा डेट करना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पर पाक जेहुन कोई भी एक्सप्रेशन अपने फेस पे शो नहीं करता है।
अगले पल हमें दिखाते हैं रेस्टोरेंट वाले फ्रेंड की वाइफ उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या उसके फेस पे जेलिसी वाले एक्सप्रेशंस थे। यहाँ पर वो मना करते हुए बोलता है नहीं, उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसकी वाइफ उसे डांटते हुए बोलती है मुझे पता है तुम्हें एक्सप्रेशंस रीड करना आते ही नहीं है। उसने जरूर से जेलिसी वाले एक्सप्रेशंस शो किए होंगे। इन दोनों में आपस में बहस होना शुरू हो जाती है। अगले पल हमें दिखाते हैं यूरिम को दोबारा इनवू अपने साथ डिनर पे इनवाइट करता है और वो वहाँ पहुँच जाती है। इनवू के साथ डिनर करने के बाद यूरिम उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्यों तुम वापस आए हो। यहाँ पर वो उसको फिर से दोबारा मैरिज करने के लिए प्रपोज करता है। ये सब बातें करने के बाद वो शॉक में चली जाती है और उसको कोई भी रिप्लाई ना करते हुए वापस चली आती है। अगले पल हमें दिखाते हैं पाक जेहुन यूरिम से पूछने की कोशिश करता है क्या तुम दोनों फिर से दोबारा डेट कर रहे हो। यूरिम हिचकिचाते हुए पाक जेहुन से पूछती है क्या मुझे इनवू के साथ शादी कर लेनी चाहिए। यहीं पर हमारे इस पार्ट की एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो जाती है। ये दोनों ही शॉक होते हैं। अगला पार्ट में जल्दी से लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू।